तो उनका जो मर्डर हुआ उसका क्या वाकया था? उनका तो काफ़ी जो जीवन संघर्ष रहा बैक टू बैक, और 92 में उन्होंने राम मंदिर वाले ढांचे में भी उनका योगदान रहा। हुआ क्या था कि 1988-89 के जो नगर निगम के चुनाव थे उसमें निर्दलीय पार्षद का चुनाव लड़ा। और ऐसा कोई उनका पॉलिटिक्स में जाने का मन तो नहीं होता, लेकिन कभी प्रारब्ध में कुछ है तो फिर वो स्थितियाँ बननी शुरू हो जाती हैं, फिर आप चुनाव लड़ते हैं। उसमें किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं था। वो तो समुदाय विशेष मतलब मुस्लिम की बात, मुस्लिम है, मुस्लिम ही हम पुरानी बना रहे दुश्मनी थे। रही इनसे आपकी? नहीं, दुश्मनी क्या है, वो अगर जीवन जीने का तरीका, अगर वो अब ये मानते हैं कि वो हिंदू सनातन धर्म के अंदर से ही निकले हैं तब तो ठीक है। तब तो ठीक है, हम तो स्वीकार करते हैं। लेकिन क्या ये बात वो स्वीकार करेंगे? अगर नहीं स्वीकार करते हैं तब क्या? नहीं, तो जिस तरह से वो जी रहे हैं अपना जीते रहे हैं, बाकी तो बाबा है, देख रहे हैं। बाबा देख रहे हैं, योगी बाबा। हाँ, अभी मैंने सरकार बनने के बाद कई ऐसे लोगों को कहता सुना कि हमारी भी जड़ें हिंदू सनातन धर्म से। योगी जी को चाहेंगे आप भविष्य में प्रधानमंत्री बने? पूरा देश चाहता है कि योगी जी के हाथों में इस देश की कमान रहे। और अभी जो दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, मैंने तो कई लोगों को कहते हुए ये सुना है कि अगर दिल्ली में योगी जी को कई प्रोजेक्ट कर दें और ये बता दे संगठन या पार्टी कि योगी आदित्यनाथ जी अगले सीएम होंगे दिल्ली के, तो उसी दिन दिल्ली का चुनाव समाप्त हो जाएगा और उसी दिन भारतीय जनता पार्टी को चुन करके दिल्ली की कुर्सी पर बैठा देंगे। जो 2021 वाला जो अभी मंदिर का मामला था, वहाँ पर अभी किसी ने बोर्ड लगा दिया है। हाँ, बोर्ड वाला मुझे अभी जानकारी हुई थी करीब एक सप्ताह पहले कि जिस भूभाग को पुरातत्व विभाग ने अपने कब्जे में लिया था, उस पर उन्हीं लोगों ने, वहाँ के ही मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर से एक उद्दंडतापूर्वक काम किया। जब वो देख रहे हैं कि वर्तमान सरकार भी वक्फ बोर्ड जैसी अनर्गल चीज़ पर उसको समाप्त करने के लिए कानून बनाने जा रही है, तो वह वक्फ बोर्ड का वहाँ पर बोर्ड लगा है। मैंने इसकी जानकारी प्रशासन में दे दी है और आशा है कि उस बोर्ड को वहाँ पर हटा करके फेंका जाएगा, और जो बोर्ड वहाँ पर लगाने लोग हैं उनके नाम भी उस बोर्ड के अंदर लिखे हुए हैं, उन सभी पर दंडात्मक कार्रवाई भी होगी। Brought to you by JLR Eye Hospital, Kanpur. हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूं अपने इस पॉलिटिकल पॉडकास्ट की सीरीज में। आज के जो हमारे मेहमान हैं, हमारे गेस्ट हैं, बहुत खास हैं। नाम सुना होगा राहुल बच्चा जी का, बिल्हौर से एमएलए हैं। इनके पिताजी का भी नाम आपने सुना होगा। बचपन में जब छोटे थे हम लोग, तो मम्मी कहानियां बताती थी कि एक काला बच्चा जी हैं, मतलब मर्डर हो गया था असल में, तो एक मिस्ट्री एक कह सकते हो। तो आज बात करेंगे उसके बारे में, पूरी चर्चा करेंगे सर आपसे। और आप विधायक कैसे बने, जो बीच का एक आपका स्ट्रगलिंग दौर भी रहा जब पिताजी नहीं रहे, और तब से लेके अब तक का जो सफर है वो पूरा हम इस पे कवर करेंगे। तो स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल पर। आप बीच में सोशल मीडिया में भी बहुत वायरल रहते हैं। पहला आपका बयान आया, ये सपा की सरकार नहीं भाजपा की सरकार है, भूसा भर देंगे थाने में बोले थे आप। ये कब का मामला है? ये मामला लगभग 1.5 साल पहले का है जी। क्षेत्र से एक लड़की का अपहरण हुआ था, ऐसी सूचना मुझे सुबह मिली थी। मैं दिल्ली में था अपने किसी जरूरी काम की वजह से, और मुझे जब ये जानकारी लगी तो मुझे लगा कि न्याय मिलना चाहिए जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसको। और मैंने कई बार थाने से सही जानकारी लेने का प्रयास किया, क्योंकि वो एक बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे। तो एक उत्सुकता मन में थी कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या आरोपियों को जिनके ऊपर शक है उस परिवार को, क्या उनको पुलिस ने वास्तव में थाने में बैठाया या सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। और इस सब सेंसिटिव मामलों में कई बार होता क्या है कि जब ये विषय किसी समुदाय से जुड़ा होता है, लड़का किसी विशेष समुदाय का है, लड़की हिंदू समाज की है, तो सांप्रदायिक तनाव बढ़ने का एक माहौल बन जाता है। तो मुझे लगा कि इस तरह का कोई माहौल बने उससे पहले स्थिति को नियंत्रण में कर लिया जाए। ठीक बात। तो मुझे लगा कि उचित रहेगा कि मैं मौके पर स्वयं जा करके ये देख लूं कि क्या थाने की एक्टिविटी संतोषजनक है या नहीं है। जब मैंने वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, मैंने देखा कि थाने के अंदर जिन लोगों पर उस परिवार को शक था वो लोग बैठे हुए थे। तो देख करके थोड़ा सा मुझे ये लगा कि वास्तविकता में अगर इस तरह की कोई घटना हुई है और जल्दी ही हम उस लड़की को रिकवर करने में कहीं हमारा शासन या प्रशासन कोई चूक कर जाता है,
तो या तो कोई बड़ी घटना की भी संभावना हो सकती है, अगर ऐसा होता है तो भी स्थितियां अच्छी नहीं होंगी, माहौल खराब हो सकता माहौल है। खराब हो सकता है। तो मन में थोड़ा क्रोध था, गुस्सा थी, और गुस्से में ये बात निकल करके आई कि जहाँ एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी और बराबर इस चीज़ को लगातार बता रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार काम करने का उनका प्रयास है, और वो बार बार इसी बात को कहते हैं कि किसी भी तरह से गुंडे, माफियाओं और मंचलों का जो मनोबल है उसको तोड़ने का काम हमारी सरकार करेगी। और फिर से वही मंचले अगर इस तरह की हरकतों को अगर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारी सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, हमारे योगी जी को चैलेंज कर रहे हैं। ठीक बात, जो बिटिया गायब हुई थी वो मिल गई। हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब 2 बजे रात में मैंने औचक निरीक्षण किया था थाने का, और उसके बाद 1 घंटे बाद ही मेरे पास ये सूचना आई कि उस लड़की को बरामद कर लिया गया है, और लड़की सकुशल अपने घर पहुंच गई। उसके परिवार के लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने धन्यवाद किया, और एक बड़ा जो क्षेत्र के अंदर माहौल खराब करने का जो विषय था वो समाप्त हुआ। और एक और वाकया आपका वायरल है, दरोगा पर भड़क गए थे। हम डकैत नहीं हैं, ये कब का है? ये जिस समय मैं नया नया विधायक बना था, तो कई बार क्या होता है कि हमको पुलिस की कार्यशैली को समझने में या पुलिस को हमारी कार्यशैली समझने में थोड़ा समय लग सकता है। उसी दौर में हमारे क्षेत्र के हरीश यादव दरोगा थे, शिवराजपुर के हल्का इंचार्ज थे। एक विषय को लेकर के मेरी उनसे फ़ोन पर बातचीत हो रही थी। फ़ोन पर बातचीत के दौरान उन्होंने विषय को सही तरीके से स्पष्ट नहीं किया। तो जब मैंने उनसे कहा कि विषय को आप सही तरीके से स्पष्ट करिए, आप कार्यालय आइए, क्योंकि थाने से कार्यालय महज 500-600 मीटर की दूरी पर ही था। और इतने में क्या था कि उनको ये बात नागवार गुजर गई। तो उन्होंने कहा, शायद मुझे लगता है कि ये उनका प्रोटोकॉल नहीं था कि वो एक विधायक को थाने बुलाए। आप एक अपराधी को थाने बुला सकते हैं, उठा के ला सकते हैं, और मैं एक विधायक होने के साथ साथ मैंने अपने जीवन काल में, मैंने उस थाने में जब वो बहस हुई थी तो मैंने इस दौरान ये कहा था कि आप मेरा जहाँ पर निवास स्थान है उस थाने का भी आप रिकॉर्ड चेक कर लें कि मेरे ऊपर कभी 151 जैसी धाराओं पर भी कभी कोई मामला नहीं आया, कोई मामूली झगड़े का नहीं आया, कभी नहीं आया। और ऐसे व्यक्ति जब वो विधायक के साथ साथ एक साफ सुथरी छवि का, तो आप उसको थाने नहीं बुला सकते। आपको अपनी बात बतानी पड़ेगी। जनप्रतिनिधि का ये उत्तरदायित्व होता है अपनी जनता के प्रति कि वो अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है तो शासन से, प्रशासन से मौखिक रूप से या लिखित रूप से जवाब मांग सकता है। ये बात शायद हरीश यादव जी दरोगा जी, शायद वो उनकी मानसिकता थी दूसरी सरकार या दूसरे समाज के अपने नेताओं से, जिनके बलबूते पर वो इन पदों पर बैठे होंगे शायद। बड़ा, हालांकि उन्होंने बड़ा ये गर्व से कहा कि मैं इतने लाख लोगों में से चुन करके आया हूँ, मैंने परीक्षा दी है, मेहनत की है, पढ़ाई की है। वो तो वही जाने कि मेहनत की है, पढ़ाई की है कि कृपा पे बने हैं। हमने तो, जनता ने चुना है। ये बात भी मैंने वहाँ पर कही कि इस विधानसभा बिल्हौर के 4 लाख मतदाताओं के वोट के माध्यम से जब 1,23,000 मतदाताओं ने जब हमारे पक्ष में मतदान किया तो 1,23,000 नहीं बल्कि पूरे 4 लाख मतदाताओं के प्रति हमारी जवाबदेही तय होती है। हम उन 4 लाख जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, जो जिताते हैं वो भी और जो हराते हैं वो भी, मतलब सबके प्रति, क्योंकि ये ऐसा होता है किसी के चेहरे पर नहीं लिखा है कि उसने आपको वोट दिया है या नहीं दिया है। तो हमें तो सबका ही काम करना है। तो जनता के प्रति अपनी जवाबदेही तय करने के लिए अगर उनसे उत्तर मांगा जा रहा है तो उसमें कोई अपराध नहीं है। इसी बात पे मुझे गुस्सा आया था। मान लीजिए जैसे आप जब छोटे रहे होंगे, जब बचपना रहा होगा, 4-5 साल के होंगे, या मान लीजिए 10 साल की उम्र में एक छोटा बच्चा सपना देखता है कि हमको क्या बनना है, तो आपका क्या सपना था? बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई सपना नहीं था। मैं बचपन से ही थोड़ा सा स्वभाव मेरा रिजर्व टाइप का था। बहुत ज़्यादा मैं किसी से जल्दी घुलता मिलता भी नहीं था। बातचीत कहने में भी डर लगता था। और मुझे याद है कि मेरी दादी अच्छी तरह से मेरे को समझ गई थी, और वो सब जगह ये कहती थी कि अपनी बात अगर कहनी है या उससे, राहुल से अगर कोई जवाब लेना है तो कान में पूछ लो उससे, वो बता देगा। लेकिन 1 to 1 लो, प्राइवेट वाला, प्राइवेट बातचीत वो बता देगा, क्योंकि हम खुल करके अपनी कोई बातचीत कभी नहीं बताते थे। और एक लंबा समय लगा मुझे सामाजिक होने में, लोगों से घुलने मिलने में। जब हम आगे बढ़ते गए, लोगों से ज़्यादा मिलने लगे, तो फिर मेरे अंदर वो सामाजिक भाव आने लगा और लोगों से अच्छी तरीके से बातचीत होने लगी। ठीक बात। स्कूलिंग कहाँ से हुई? उस समय, जिस समय पिताजी का हमारे मर्डर हुआ था, उसमें किदवई नगर में एक स्कूल हुआ करता था, सेंट स्टीफेंस स्कूल। अच्छा। तो उस समय पास का ही एक स्कूल था, तो वहीं पर बैठने के लिए जो शुरुआती दौर में
बच्चों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था जैसे की जाती है कि बच्चे बैठना सीख जाएं। तो साल भर करीब वहाँ रहा। अगले साल एडमिशन होने के कुछ समय बाद ही जब पिताजी का मर्डर हुआ, तो चूँकि पिताजी भाजपा और संघ से जुड़ गए थे, तो वहाँ के उस संघ परिवार के लोग संपर्क में रहते ही थे, तो उन सभी लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझी और पिताजी के ना रहने के बाद उन्होंने अपना बालक समझा, अपना कहीं ना कहीं अंश समझा और हम लोगों को सरस्वती शिशु मंदिर आनंदपुरी में शिक्षा मिली। आपको शिक्षा प्रदान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक संगठन है विद्या भारती। विद्या भारती के ही कई विद्यालय पूरे देश के अंदर लाखों विद्यालय चल रहे हैं, तो उसी विद्यालयों की श्रृंखला में हमारा शिशु मंदिर आनंदपुरी है, तो जिसको कभी मुलायम सिंह यादव जी ने उस समय प्रतिबंधित करने का भी काम किया था, शिशु मंदिर और विद्या मंदिर को। अच्छा, घर में जब छोटे रहे होंगे तो मतलब सबसे ज्यादा कौन प्यार करता था, दादी रखती थी या माता जी रखती थी? दादी ही प्यार करती थी, क्योंकि दादी से अच्छी बॉन्डिंग थी। क्योंकि क्या होता था कि परिवार में हम लोग थोड़ा सा कई घर थे, 2-3 घर आसपास बने हुए थे, तो किसी में माता जी थी, तो किसी में दादी थी, किसी में और रिश्तेदार रहते थे। तो जब हमारी दादी जो थी वो बचपन से ही, हमारी एक मीट शॉप हुआ करती थी, मीट की दुकान थी वहाँ पर आपके माल रोड पर, माल रोड के ठीक पीछे कैथरीन हॉस्पिटल के पीछे वाले हिस्से में। तो वो सुबह उठ करके अपने काम पे चली जाती थी और वो दुकान वहीं बैठ करके देखती थी, कारीगर अपना काम करता था। और कहने के बाद है कि पिताजी के न रहने के बाद उनका बहुत बड़ा योगदान कि वो सुबह उठ करके उस दुकान पर जाती थी और रात में 11-12 बजे वापसी करती थी, खोलती वही दिन। हाँ, सुबह जाती थी और वही दुकान खोलती थी और पूरा दिन वहाँ बैठ करके और खुद भी काम करती थी। तो मुझे याद है कि उनका त्याग भी भूलना नहीं है मुझे, और कहीं ना कहीं उनका भी आशीर्वाद है और उनका भी ब्लेसिंग मेरे साथ है कि मैं देखता था कि रात में 11 बजता है, 12 बजता है और कई बार हम लोग सो जाते थे, लेकिन कई बार क्या होता था कि भाई दुकान से आएंगी कुछ तो रात कुछ में ना लेके कुछ आती थी? हाँ, लेकर के आती थी कुछ ना कुछ खाने के लिए। क्या तो लाती थी? आपको क्या पसंद था? जैसे उनको सर्दी के दिनों में पता था कि गाजर का हलवा खाते हैं, तो गाजर का हलवा लेकर के आती थी। उस समय बच्चों की एक टॉफी चलती थी, पॉपिंस करके आती थी, तो बड़ा इंटरेस्ट आता था कि रात में देर तक हम लोग जगते थे कि मिलेगी, आएंगे। कभी कभी सो भी जाते थे, तो बड़ा अच्छा समय वो भी रहा। पिताजी का कुछ वाकया याद है जब मर्डर हुआ था? जिस समय पापा का मर्डर हुआ था तो उस समय मेरी एज जो थी करीब 5 साल के आसपास थी। मतलब 9 फरवरी को मर्डर हुआ 1993 को, और 17 ही फरवरी को उसी समय मेरा लगभग 5वां जन्मदिन होने वाला था। उसके पहले ही मर्डर हो गया, तो लगभग 5 साल उम्र रही थी। तो उनके रहते 1-2 वाक्य मुझे याद है कि जब हम अपने ट्यूशन टीचर से पढ़ाई करते थे तो बीच में आते थे, कभी अचानक से आ गए, देख लिया तो वो पूछते थे कि पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि एक शिक्षा ना पाना उसका दर्द क्या होता है, समाज के अंदर सर उठा करके आप चल नहीं सकते, अपनी बात नहीं कह सकते, ये सब उनको अच्छी तरह से पता था कि शिक्षा कितनी ज़्यादा आवश्यक है। तो वो बार बार इस चीज़ को प्रेशर देते थे जो सर हमारे पढ़ाने आते थे उनको, कि अच्छे से पढ़ाना और नहीं पढ़ते हैं तो उनको दंडित करना, डंडे से पीटना। तो वो किसी भी तरह से मुझे लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे कि हमारी शिक्षा से कहीं कॉम्प्रोमाइज़। पिता का एक अभाव हमेशा रहता है कि जिन परिस्थितियों से हम गुजरे उससे हमारा बच्चा नहीं गुजरे, है ना? तो उनका जो मर्डर हुआ उसका क्या वाकया था? उनका तो काफ़ी जो जीवन संघर्ष रहा बैक टू बैक, और 92 में उन्हें राम मंदिर वाले ढांचे में भी उनका योगदान रहा। हुआ क्या था कि हम 1988-89 के जो नगर निगम के चुनाव थे उसमें निर्दलीय पार्षद का चुनाव लड़ा, और ऐसा कोई उनका पॉलिटिक्स में जाने का मन तो नहीं होता, लेकिन कभी प्रारब्ध में कुछ है तो फिर वो स्थितियाँ बननी शुरू हो जाती हैं, फिर आप चुनाव लड़ते हैं। उसमें किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं था, निर्दलीय चुनाव लड़े, बाल्टी चुनाव चिन्ह अपने लोगों के लिए लड़े। हाँ, उनको लगा कि क्षेत्र में जनता को उनको पसंद करती है, करती थी। हाँ, वो क्योंकि लोगों के लिए भिड़ने की, उनके लिए काम कराने के लिए, उनके लिए कैपेसिटी समर्पित रहने की, खड़े होने की, और किसी भी तरह से उनकी मदद करने की एक जो लालसा होती है। मदद आप मतलब इन द वे ये मत ले कि बहुत बड़ी मदद करते थे, लेकिन आवश्यकता कभी कभी किसी को 150 रुपए की भी हो सकती है, हो सकता है कि 10,000 रुपए की भी उसको कभी आवश्यकता पड़े। तो जरूरी नहीं है कि हम उसको 10,000 की ही मदद करें, हमारे पास जो है संसाधन हम उसके माध्यम से भी उसको मदद कर सकते हैं, उससे कुछ मात्रा में वो संतुष्ट होता ही होता है। तो ऐसे बहुत से लोगों की संख्या उनके साथ थी कि जो उनसे थोड़ा बहुत संतुष्ट थे, तो उनको लगता था कि नहीं, अगर चुनाव लड़ेंगे तो जनता हमें चुनेगी। तो 1988-89 के चुनाव में उस समय 2 पार्षद चुने जाते थे, एक जनरल सीट से, एक एससी सीट से। तो उस समय जनरल सीट से डॉक्टर मकसूद, चूँकि मुस्लिम पॉपुलेशन भी वहाँ थी, तो उन्हें वो भी पार्षद बने, और एससी सीट से फादर हमारे पार्षद बने थे। उसके बाद
उस समय हमारे क्षेत्रीय जो विधायक थे, गोविंद नगर विधानसभा हुआ करती थी, उस समय बालचंद्र मिश्रा जी जो अभी भी हमारे बीच में हैं और काफ़ी उम्रदराज व्यक्ति हैं, भाजपा के काफ़ी पुराने व्यक्ति हैं, बहुत संघर्षवान रहे, हाँ वरिष्ठ नेता हैं। और उनके संरक्षण में हमारे पिताजी विधानसभा क्षेत्र में जब पार्षद थे तो अब उन्होंने उनके संरक्षण में ही अपना काम शुरू किया, उन्होंने सहयोग किया। हाँ सहयोग किया, और कहीं ना कहीं भाजपा के और संघ की विचारधारा से वो जुड़ने लगे, मैच करने लगे। हाँ, अच्छी तरह से वो अपने काम को भी कर रहे थे, तो मन मिल गया, सारी चीज़ें अच्छी चलने लगी। और उसी दौरान चूँकि संघर्ष लगातार कई पार्टी के कार्यक्रमों में, चूँकि आपको पता ही है कि 91 में ही भाजपा की सरकार बन गई थी, और उसके बाद कई सारे चीज़ें उनके साथ जुड़ी होंगी। उस समय निश्चित रूप से कई नेताओं से अच्छा मुलाकात हुई होगी, कई संबंध हो गए होंगे। 92 में जब ये घटना हुई तो उस समय पिताजी हमारे वहाँ नहीं थे, उस समूह में जो वहाँ पर अयोध्या गया था वहाँ नहीं थे, लेकिन वो यहाँ पर ही थे। शायद ये ईश्वर की ही मर्जी थी, क्योंकि हमारे कानपुर क्षेत्र, हमारे ही मोहल्ले में, हमारे क्षेत्र से ही कानपुर में एक बड़ा दंगा भड़क गया था। अगर शायद उस समय लोग बताते हैं कि अगर पिताजी हमारे नहीं होते तो एक बहुत बड़ा नुकसान एक बड़े क्षेत्र को या बड़े हिंदू समाज को हमारे झेलना पड़ता। फिर भी उसके होने के बावजूद भी जो उन्मादी भीड़ उस समय बाबरी के समर्थन में थे और उसके गिरने के विरोध में थे, उन्होंने एक मार्च निकाला, और मार्च के बहाने ही उन्होंने गलियों में घुस करके दंगा उन्माद की स्थिति पैदा कर दी। उन स्थितियों से कुछ लोगों ने डट के सामना किया, और माना जाता है कि जो डट के सामना करने वाले लोग थे उनके नेता के रूप में हमारे पिताजी ही थे। तो इसको कहीं ना कहीं अपराध से जोड़ करके देखा गया, और अपराध से जोड़ने की, क्योंकि उस समय सरकार भाजपा की नहीं रही थी, राष्ट्रपति शासन था, और कहीं कुछ सभी लोग जानते हैं कि पक्षपात पूर्ण तरीके से कार्रवाइयाँ हुई, और पिताजी पर कानपुर के ही अलग अलग थानों में बड़ी तादाद में मुकदमे लिखे गए, जिनकी संख्या करीब 70-80 के ऊपर जाती है। एग्जैक्ट उसका नंबर मुझे नहीं याद है, लेकिन है 70-80 के ऊपर वो संख्या जाती है। तो जब ये मुकदमे दर्ज हुए तो उस समय लाजमी सी बात है कि पुलिस के हाथ लगना मतलब बहुत ही स्थिति को अपने खिलाफ कर देना, और उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा। इसी दौरान वो पुलिस की पकड़ से दूर रहे। पिताजी पर खूब मुकदमे रहे, करीब 76 के आसपास मुकदमे थे। तो इतना जब उनका मर्डर भी हो गया, एक डर का माहौल रहा घर में, तो आप डरते नहीं थे बचपन में? नहीं, हम लोग उतने समझदार थे ही नहीं। बहुत छोटे रहे, बहुत छोटे थे। 93 में मैंने 94 में जब 5 साल के होने वाले थे, तो 93 में वही एज हमारी 4 साल के आसपास रही होगी, तो इतनी समझदारी नहीं थी। लेकिन मुझे एक वाकया आज भी याद है, क्योंकि मेरे बुआ का ही पास में ससुराल भी था, तो उनके अक्सर हम बुआ के ससुराल चले जाते थे जब छोटे थे, 3-4 साल की उम्र में, खेलते हुए कभी उनके यहाँ चले गए तो खाने के लिए कुछ मिल जाता था। तो उसी दौरान मुझे वहाँ से भगदड़ ऐसी महसूस हुई, और एक बुआ हमारे घर से निकल करके हम दूसरी वाली बुआ के ससुराल पहुँचती है, और हम 2 भाई थे उस समय। हम दोनों भाइयों को गोद में उठा करके वो वहाँ से भागी कि दंगा हो गया ऐसे करके। तो हमारा जो पक्का मकान था उसमें किराएदार रहते थे। उस समय हमारा कच्चा मकान था जिसमें हम लोग रहते थे, छप्पर का मकान था। तो हम लोग मोहल्ले में जिनके पक्के मकान होते थे उनकी तरफ भागते थे कि उनके पक्के मकानों में कोई नहीं घुस पाएगा, घुस नहीं पाएगा, गिरा नहीं पाएंगे। बगल में ही हमारे एक पक्का मकान हुआ करता था। तो हम सभी लोग जो पीड़ित लोग होते हैं, तो जो हमारे पक्के मकान में बहुत से लोग पीड़ित जो थे जिनके कच्चे मकान थे, वो उस पर अपना कैंप कर रहे थे, और हम लोग जो है किसी दूसरे के मकान पर कैंप कर रहे थे। तो सब एक दूसरे का कहीं ना कहीं सहयोग था उस समय। और मुझे इतनी घटना तो याद है कि उस समय जो दंगा हुआ था तो हम लोगों ने किसी दूसरे की छत पर शरण ली थी, और लंबे समय तक 2005-06 तक वो हमारा कच्चा घर जो था छप्पर था हमारे छत पे। तो जब तक मैं इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है तब तक मेरे सर पर छप्पर ही था। 2005-06 में एक मकान लिया गया था और चाचा के द्वारा हमारे, क्योंकि पिताजी के न जाने के बाद पिताजी की कमी कभी महसूस ना होने की स्थिति जो है हमारे चाचा ने ही पैदा की थी। चूँकि चाहते तो वो भी अपने भाई के नाम पे राजनीति कर सकते थे, आगे बढ़ सकते थे, हो सकता है बिल्लौर से विधायक भी हो जाते, लेकिन उन्होंने एक एम बना लिया था कि नहीं, हम बच्चों को काबिल बनाएंगे, उनको पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाएंगे। एकदम अपना मानते थे। हाँ, वो समर्पण पूरा उन्होंने अपना समय समर्पण उन्होंने एक लक्ष्य निश्चित किया था कि हमें ये करना ही है। और उस लक्ष्य को मैं मानता हूँ कि जब आप किसी लक्ष्य को जब ईश्वर के समक्ष रख देते हैं और ईश्वर उसकी आत्म में मदद करने ही लगता है। मन में भाव अच्छा था,
किसी तरह का भी कोई ऐसा भाव नहीं था कि हम कुछ बन जाएं, हमारे भाई के बच्चे वो कुछ बन जाएं, ये उद्देश्य था। तो उस उद्देश्य को लेकर के उन्होंने जब हमारा हाँ, कि दोनों में से हमारे बड़े भाइयों के बच्चे में से जो होगा कोई वो होगा करे बन आगे। जाए, मतलब वो तो पढ़ाई की दिशा में आगे बढ़ा रहे थे। जब मैंने इच्छा जाहिर की तो उन्होंने उसमें भी मेरा सहयोग किया कि जैसी तुम्हारी इच्छा है आगे करो, हम अपना सहयोग रखेंगे। तो उन्होंने पूरी मदद करी और पूरा सहयोग किया। और मैं ये आज कहने में कतई नहीं करता हूँ कि अगर पिताजी का और हमारी दादी का आशीर्वाद है, तो साथ ही साथ समर्पण अगर किसी का है तो हमारे चाचा का है। हमारे संघर्ष किया। और परिवार को संभालने वाली हमारे बुआ जी हैं, सबसे बड़ी। उन्होंने मैरिज नहीं की थी पापा के मर्डर के बाद। हाँ, अभी भी अविवाहित हैं, तो पूरा साथ घर में रहती हैं। हाँ, साथ में रहती हैं। उन्होंने ही हमारा पालन पोषण किया और उसके बाद आज भी वो घर पूरा संभालती हैं। हमारी मम्मी भी सहयोग अपना उसमें बना करके रखती हैं। और कहीं ना कहीं पूरा परिवार एक तरीके से समर्पण का एक पूरा जीता जागता उदाहरण है कि किस तरह से कई लोगों ने मुझे यहाँ इस विधायक बनाने के पीछे बहुत से लोगों का हाथ है। आज स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि जैसे बाहर के लोगों को इतनी चीज़ें नहीं पता होती। तो जोड़ते हैं कि भाई आप जब तक आपकी शादी नहीं हुई थी, जब तक आपका विवाह नहीं हुआ था, तब तक आप विधायक नहीं बने, और शादी होने के 1 साल बाद आप विधायक बन गए। तो पत्नी से जोड़ के देखते हैं। ये तो किस्मत है। मैं उसको डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन उसके पीछे का भी एक समर्पण जो है वो हम लोगों को देखना चाहिए। पुरानी लेगेसी, पुरानी चीजें। हालांकि इस पे कोई डाउट नहीं है, पिताजी का संघर्ष रहा, उसके बाद टिकट आज आपको मिली, आपने इच्छा आज जाहिर करी, वो एक अलग विषय है, उससे लोग हालांकि कनेक्ट करते हैं। ठीक बात। तो जैसे टिकट पहले तो मान लीजिए 17 से 22 में देखें, तब नहीं मांगी टिकट? 17 मांगी थी मैंने 2015 में, 2013 में जब अपनी सक्रिय सदस्यता पहली बार भाजपा कार्यालय नवीन मार्केट में ली थी, तो उस समय ये क्लियर नहीं था कि पॉलिटिक्स को कैसे हम ग्रामीण क्षेत्र में या बिल्हौर तक लेकर के जाएंगे। भाई आपका जो नेचर रहा, आपने बताया कि हम अपना बचपन में कान में जो बात कहते थे इस इंसान के लिए एक जाके पॉलिटिक्स में बात करना, मतलब लोगों से बात करना तो और ट्रिपिकल था। तो हमने बताया कि आपको कि समय के साथ एक बड़ा चेंजमेंट, बड़ा परिवर्तन, और मेरे आसपास रहने वाले, मेरे स्कूल में मेरे साथ मेरी सीट पर बैठने वाले लोग ये जानते हैं और बड़ा आश्चर्य होता है उन्हें आज यहाँ मुझे देख करके। तो ईश्वर ने कुछ चीज़ें लिखी होंगी, उसके पीछे कुछ लोगों का समर्पण होगा, उसकी कुछ इच्छाएं होती हैं। जब अपने स्वभाव से हट करके आप कोई काम करने लगते हैं। दोस्तों का सहयोग मिला आपको? मेरे दोस्त बनते ही नहीं थे। अच्छा, नहीं बनते थे? क्यों? बात कम करते थे? बात कम करते थे, लोगों से घुलते मिलते कम थे, तो दोस्त नहीं बनते थे। इंटर तक मेरे 1-2 दोस्त थे भी, तो वो थोड़ा सा तेज दिमाग के थे और थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत प्रवृत्तियों में थे, लेकिन वो मेरी इच्छाओं के विपरीत काम करते थे। जो मैं चाहता था वो नहीं कर सकते थे। मतलब जैसे शांत बैठना या कुछ ऐसी हरकत ना करना कि टीचर की नज़र में चढ़ जाए या शिक्षक की नज़र में। गलती नहीं करते थे? हाँ, कोशिश करते थे कि हमारे माध्यम से ऐसा कुछ नहीं होने पाए जो हमारे पर कोई उंगली उठाए। अच्छा, वो लोग पूरे टाइम कुछ ना कुछ ऐसा करते थे कि कई बार सामूहिक रूप से उनकी पिटाई हो चुकी थी। तो कई बार क्या होता था कि वो लोग स्कूल से गायब होते थे, तो मुझसे पूछा जाता था तो हमारा साथी कहाँ है, उसको लेकर के आओ। तो मैं तो कोशिश करता था कि लोग अच्छी संगत के हमसे जुड़े, और अच्छे दोस्त तो दोस्त होते हैं। बचपन कभी कभी अच्छा नहीं होता, लेकिन बाद में वही बच्चे जा करके कई अच्छी पोस्टों पर भी जाते हैं, जिनमें से एक मेरा मित्र एक बैंक में नौकरी करता है, एक अच्छी पोस्ट पर भी कई लोग हैं। तो हाँ, कुछ बातें और कुछ चीजें ऐसी होती हैं उन्हीं के साथ में हो पाती हैं, क्योंकि एक जोन अपना रहा है वो। फिर उसके बाद जब ग्रेजुएशन में सब सारी चीजें छूट गई, फिर उसके बाद कुछ रहा। जैसे मान लीजिए 22 में टिकट मिला, अब तो करीब 3 साल होने वाले हैं आपको, तो क्या क्या काम किया अभी तक आपने? विकास क्या किया बिल्हौर? जब हम लोग 2016 में जब पहली बार टिकट मांगा था, उस समय ये उद्देश्य क्लियर नहीं था कि हम क्यों टिकट मांग रहे हैं, क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये था कि ये सीट बहुत दिनों से खाली पड़ी है, भाजपा आज तक यहाँ से सीट नहीं चुनाव जीती। यहाँ तक कि 1993 में पिताजी को 45,210 वोट मिले थे उस समय सपा बसपा गठबंधन के खिलाफ। लेकिन तब से लेकर के अगर 2012 तक का भी अगर आप चुनाव देखें, तो भाजपा वहाँ 25,000 वोट से ऊपर नहीं पाई थी। तो लग रहा था कि ये सीट खाली है और भाजपा को हम जीत करके ये सीट दे सकते हैं। हम लोगों ने तैयारी शुरू करी। कोई विजन उस समय नहीं था कि क्या करेंगे, समीकरण कैसा मतलब रहे, नहीं अगर जीतते हैं या टिकट मिलती है क्या करेंगे, ये क्लियर नहीं था। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। 2017 के चुनाव में टिकट नहीं मिली। उस समय 3 बार बसपा से विधायक, 2 बार मंत्री रहे थे। उनको भाजपा ने टिकट दिया था, हम लोगों ने उनको चुनाव भी लड़ाया, अच्छे मन से बुरे मन से, डजंट मैटर, चुनाव लड़ाया, सहयोग किया के बाद जीत गए वो और विधायक बन गए। और उसके बाद फिर हम घर नहीं बैठे। हमने अपनी ताकत, अपनी क्षमता या कार्यकर्ता जितनी भी मेरी क्षमता थी, पार्टी का भी काम कर रहे थे। उस समय पार्टी ने
लगभग 6 महीने बाद उस चुनाव के हमें अनुसूचित जाति मोर्चा का प्रदेश मंत्री बनाया था SC मोर्चा में। तो जब प्रदेश मंत्री बनाया था तो पार्टी के भी बहुत से काम करने पड़ते थे, अलग अलग जिलों में जाना पड़ता तो था। हर जगह जाना पड़ता होगा, प्रदेश मंत्री में तो एक बड़ी लॉबिंग हो गई। तो साथ ही साथ हम अपने क्षेत्र में भी सक्रियता अपनी बढ़ा करके रख रहे थे और क्षेत्र के समीकरण को जानने की कोशिश कर रहे थे, क्षेत्र की आवश्यकताओं को भी जानने की कोशिश कर रहे थे। लगातार क्षेत्र में अपने लोग तैयार भी कर रहे थे कि जो चुनाव में आने वाले समय पर हमारे साथ खड़े होंगे। 2 चीजें हैं, एक तो अभी तक क्या काम कर दिए हैं, हाँ, दूसरा अभी क्या और करवाएंगे, तीसरा एक जनता की एक और समस्या है कि जो आपकी कचहरी लगती है वो माती जाना पड़ता है उनको बहुत सारे डॉक्यूमेंटियल काम के लिए जी। तो उसका प्लान चाह रहे हैं कि यहाँ कानपुर हो जाए। अच्छा, जब हमारा चुनाव हुआ था उस समय हमारे मैनिफेस्टो में 4 से 5 विषय ऐसे थे बहुत महत्वपूर्ण थे। पहला तो ये था कि जब हमारे CHCs बने हुए थे तो सरकारी हॉस्पिटल्स में उतनी सुविधाएं नहीं होती हैं। तो मैंने सोचा था कि ये जो CHCs होते हैं कि बहुत से छोटे छोटे मामलों में भी कानपुर हाईलाइट के लिए रेफर कर देना या उर्सला के लिए रेफर कर देना, ये बहुत ही मामूली बात है CHCs में। तो मुझे लगता है कि अगर वहाँ पर उनको प्राथमिक इलाज अगर मिल रहा है, मेडिकल संबंधी चीज़ें उनको और मिल रही हैं, सही से उनका इलाज हो पा रहा है, मतलब बहुत गंभीर स्थिति में नहीं, लेकिन कम से कम छोटी मोटी चीज़ों में उनको अच्छा इलाज अगर मिलने लगता है तो ये हमारी सफलता है। हालांकि भाजपा की सरकार आने के बाद काफ़ी चीज़ों में सरकार ने स्वयं भी अपना दृष्टिकोण से क्लियर किया है और हम लोगों ने एक सोचा था कि ये जितने भी CHC हैं इनको हाईटेक करेंगे, हाईटेक करने की दिशा में और इक्विपमेंट लगाएंगे। जैसे कि अभी हमारे CHCs में हम लोगों ने एक्सरे मशीन लगवाई, क्योंकि प्राइवेट जगहों पर जाकर के लोग एक्सरे कराते हैं, बड़ा अमाउंट पे करते हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी का कि उन्होंने हमारे चारों CHCs में एक्सरे मशीन दी है। और मुझे लगता है कि अन्य किसी विधानसभा की अपेक्षा में मेरी विधानसभा ही है जहां पर चारों CHC में एक्सरे मशीन आ गई है। और मैं उसके बाद एक दूसरा विषय भी था कि हम लोग अपने क्षेत्र में जो एक ककवन क्षेत्र पड़ता है, ककवन ब्लॉक क्षेत्र पड़ता है, और वो ककवन ब्लॉक क्षेत्र कानपुर नगर से जो उसके ग्रामीण इलाके हैं, आप यहाँ से अगर उसको काउंट करेंगे तो कम से कम उनकी दूरी 70 से 80 किलोमीटर है। 70 से 80 किलोमीटर, यहाँ तक कि समझ लीजिए कि आप लखनऊ शहर बहुत अंदर तक चले जाओ आप। तो बहुत इंटीरियर इलाका है और कानपुर देहात की सीमा से जुड़ा हुआ है। तो वहाँ पर कभी अच्छी सड़कें, अच्छा डेवलपमेंट, अच्छे स्कूल विद्यालय और समृद्ध लोग, वहाँ पर बहुत कम समृद्ध लोग हैं, बहुत बैकवर्ड, गरीब पॉपुलेशन बहुत है वहाँ पर, संसाधनों का भी अभाव है। तो हमने उन 5 सालों में ये एनालिसिस किया कि यहाँ पर एक अच्छा विद्यालय होना चाहिए जो यहाँ के लड़कियों को पढ़ने के लिए, यहाँ की बेटियों को पढ़ने के लिए शहर या किसी अन्य जिले में न जाना पड़े। यहाँ पर बनाएंगे तो डेवलप कर देंगे उसको, तो वहाँ पर क्षेत्र की लड़कियाँ वहाँ पर सेफ रूप से अपना पढ़ाई कर सकती हैं। तो कुछ ही दूरी पर उनको अच्छा स्कूल मिल जाएगा। और इस चीज़ की बात हमने अपने मुख्यमंत्री जी से भी रखी थी चुनाव जीतने के बाद, तो उसको लेकर के उन्होंने एक प्रस्ताव जिलाधिकारी कानपुर के माध्यम से बनवा करके भेजने के लिए कहा था। तो पुराने जिलाधिकारी अभी कानपुर में रहे थे, तो उनसे इस विषय पे मेरी बहुत ज़्यादा कोई बात नहीं हो पाई, लेकिन नए जिलाधिकारी हैं, मैं जल्द ही मिल करके उनसे इस पर प्रस्ताव बना करके अपने सरकार को भेजूंगा। और अपेक्षा है कि जब तक हमारा चुनाव आएगा तब तक हम उसको पास करा लेंगे और काम फिर चलता रहेगा। तीसरा हमारा था कि हम ये जो अपना न्यायिक क्षेत्र है, कानपुर देहात में जब बिल्हौर जुड़ा करता था, उसके बाद जब नगर में आ गया तो, लेकिन न्यायिक क्षेत्र और जेल, कानपुर की जो हमारे विधानसभा क्षेत्र की जो जेल भी है वो भी माती में है और न्यायिक क्षेत्र भी माती में है, तो लोगों को जाने में असुविधा होती है। तो हम ये चाह रहे थे कि कानपुर नगर में उसको जोड़ा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय में भी बात हो चुकी है, कुछ गंभीर दांव पेच हैं उसमें, उनको अगर हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो इन्हीं 5 वर्षों के अंदर इस काम को भी हम शहर में शिफ्ट हो जाए। हमारे सभी लोग चाहते हैं, पूरी विधानसभा चाहती है कि कानपुर नगर से जोड़ा जाए हमारी न्याय प्रक्रिया को, ताकि कानपुर नगर हमारे लिए सुगम है, ताकि सीधे माती जाना उनके लिए काफी दुर्गम होता है। कनेक्टिविटी वाइज भी डिफिकल्ट है। बहुत अच्छा हो गया, हाईवे बन गया है और केंद्र सरकार की हमारे योजना के तहत ने बहुत इतना बेहतरीन हाईवे बना दिया, वर्ल्ड क्लास हाईवे है वो। और कि आप लोगों ने तो खुद ही निकले होंगे तो आपने देखा होगा कि एक लंबे समय से प्रतीक्षा थी। जब मैं 2015 में पहली बार गया था तो एक सिंगल रास्ते पे चलना पड़ता था, सामने से नहर के किनारे नहीं वो वाली नहीं, आपकी ये IIT से लेकर के कन्नौज बॉर्डर तक वाली जो रोड, अब तो ये वाली, तो ये सिंगल रोड हुआ करती थी। और हम लोग जब जाते थे तो रात के टाइम में कई बार जब सामने से ट्रक आता था तो हमें अपनी सिंगल वे था, कार हमें अपनी नीचे उतारनी पड़ती थी। कई बार ऐसा होता था बाइक वालों अंदर चली आती थी। प्रतिदिन मुझे उस रोड पर कोई ना कोई एक्सीडेंट दिखता था।
मतलब आपके कहने के सेंस कानपुर की बिल्हौर से कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो गई है, बहुत अच्छी। बट अभी माती की नहीं हुई मुझे लग रहा है। माती की कोई सिंगल रास्ता नहीं है, सीधा संसाधन नहीं, कई बार साधन बदलने पड़ते हैं, या तो लोग अपने साधनों से, हाँ, या तो लोग अपने साधनों से जाते हैं, तो इतना पैसा पूरा दिन खर्च हो जाता है। समीकरण अलग है, मतलब बहुत अलग। इधर आने के लिए सीधा रास्ता, सीधा रास्ता है। ठीक बात। अभी जैसे एक आपका 2021 का मामला और है, किसी मंदिर को लेके। मंदिर था पुराना वहां पर, फिर कुछ मुस्लिम लोगों ने अपना वो बना लिया, तो ये क्या था? 2021 में मैं उस समय विधायक नहीं था, लेकिन उस समय प्रदेश मंत्री की पोस्ट से पार्टी ने हटा करके, मतलब कार्यकाल समाप्त हो चुका था। उस समय इसी एससी मोर्चा विंग में मुझे क्षेत्र का अध्यक्ष, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं जोन का पद एक होता है हमारे यहाँ, 17 जिले जो संगठनात्मक हैं और 14 प्रशासनिक जिले, जिसमें झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, कानपुर, बुंदेलखंड जिसको बोलते हैं, पूरा रीजन बोलते हैं। तो उस रीजन का एससी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया। इस पद पर पहले हमारे घाटमपुर के पूर्व विधायक उपेंद्र पासवान जी भी रहते। उसके पहले भी अशोक जाटव जी, हमारे इस समय चित्रकूट के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, वो भी इस पद पर रहे थे। तो इस पद पर जब उन्होंने मुझे बैठाया, तो उसके बाद हमने अपना पार्टी का जो काम था वो किया ही किया, और साथ ही साथ क्षेत्र में तो अपनी सक्रियता थी, चुनाव को बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं था। तो मुझे एक शिकायत मिली कि एक पुराना कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, मंदिर जैसा ही स्ट्रक्चर है, और पुराने लोगों से जब मैंने वहाँ बातचीत की तो उन सभी ने बताया कि नहीं, यहाँ पर प्रतिमाएं हुआ करती थी, लोग यहाँ पर आते थे, पूजा करने के लिए भी आते थे, और शादी विवाह में भी लोग वहाँ पर पूजन करने के लिए जाते थे। लोगों ने वहाँ पर जाना छोड़ दिया धीमे धीमे, करीब 10-20 सालों से कोई गया नहीं। तो उस पर एक समुदाय विशेष के लोगों ने अपना जो है क्या उस पर अपना कहीं ना कहीं आधिपत्य करने की कोशिश करी, और उसमें किसी आसपास जो खाली ज़मीन पड़ी हुई थी उस ज़मीन पर कब्रें बना दी। अब वो कब्रें उनके सूफी संतों की हैं या जनरल पब्लिक की है, या कुछ भी है, ऐसा मिट्टी का ढेर भी बना सकते हैं। वो तो समुदाय विशेष मतलब मुस्लिम की बात मुस्लिम है, मुस्लिम ही होंगे, पुरानी दुश्मनी रही इनसे आपकी? नहीं, दुश्मनी क्या है, अगर जीवन जीने का तरीका, अगर वो अब ये मानते हैं कि वो हिंदू सनातन धर्म के अंदर से ही निकले हैं, तब तो ठीक है, तब तो ठीक है, हम तो स्वीकार करते हैं। लेकिन क्या ये बात वो स्वीकार करेंगे? अगर नहीं स्वीकार करते हैं तब क्या? नहीं, तो जिस तरह से वो जी रहे हैं अपना जीते रहे, बाकी तो बाबा हैं, देख रहे हैं, बाबा देख रहे हैं, योगी बाबा। हाँ, अभी मैंने सरकार बनने के बाद कई ऐसे लोगों को कहता सुना कि हमारी भी जड़ें हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी हुई हैं, और भारत का मुसलमान जितनी जल्दी ये बात समझ जाता है उतना ही अच्छा है, भारत के लिए भी, उनके लिए भी। किसमें कहने में गुरेज क्या है कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, हमारे जो आराध्य हैं वो कभी भगवान श्री राम थे, हनुमान जी थे, श्री कृष्ण थे, ये हमारे आराध्य थे। भारत के अंदर समय समय पर बाहरी लोग आते रहे हैं, और चाहे वो अंग्रेज़ हों, और उसके पहले कभी मुग़ल रहे होंगे, तुर्क रहे होंगे, तो उनके आने के बाद जब वो कभी भी गए यहाँ से, तो उनका कुछ अंश यहाँ पर रह जाता है, उनकी विचारधारा रह जाती है, उनके मानने वाले लोग होते हैं, उसके आधार पर उनकी धार्मिक, क्योंकि हमारे संविधान में धर्म का जो है वो एक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का भी उल्लेख है, तो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है भारत के संविधान के माध्यम से हम सभी को, लेकिन उस धार्मिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने की अनुमति किसी को नहीं दी गई है। आप दबाव बना करके किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, जम्मू कश्मीर जैसी स्थितियां नहीं पैदा कर सकते, आप वेस्ट बंगाल जैसी स्थितियां नहीं पैदा कर सकते इस देश के अंदर। जिस तरह से बांग्लादेशी मुसलमानों को घुसपैठ करा करके बांग्लादेश में उन्हें एक वोट बैंक की तरह यूज किया गया, कि अगर हम पाकिस्तान से विस्थापित उन गोरखा और वाल्मीकि दलित समाज के लोगों को अगर भारत के अंदर ले रहे थे, लेकिन उन धारा 370 की वजह से हम उनको जो है वोट देने का तक का अधिकार नहीं प्राप्त करा पाए थे। जब धारा 370 हमारी सरकार ने समाप्त करी है, तब उस गोरखा और दलित समाज को जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर के जम्मू कश्मीर आया था, तब उसको वोट देने का अधिकार मिला है। योगी बाबा को आप पसंद करते हैं? बिल्कुल। योगी जी को चाहेंगे आप भविष्य में प्रधानमंत्री बने? पूरा देश चाहता है कि योगी जी के हाथों में इस देश की कमान रहे। और अभी जो दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, मैंने तो कई लोगों को कहते हुए ये सुना है कि अगर दिल्ली में योगी जी को कहीं प्रोजेक्ट कर दें और ये बता दे संगठन या पार्टी कि योगी आदित्यनाथ जी अगले सीएम होंगे दिल्ली के, उसी दिन दिल्ली का चुनाव समाप्त हो जाएगा, और उसी दिन जनता भारतीय जनता पार्टी को चुन करके दिल्ली की कुर्सी पर बैठा देगी। समीकरण बदल जाएगा। समीकरण इतना प्रभाव बहुत प्रभावी है। मैंने तो दक्षिण भारत के भी कई जगहों पर जाकर के इस बात को देखा है कि लोगों के अंदर एक इच्छा है कि एक बार उस व्यक्तित्व से मिलने की, इनको देखने की, पास से देखने की। सनातनी एकदम प्योर भगवावासी, वैसे ही आपकी धारणा है? बिल्कुल। सनातन धर्म का अगर वो अनुपालन कर रहे हैं तो ये बात देखनी पड़ेगी कि वो किसी दूसरे धर्म का अनादर भी नहीं कर रहे हैं।
वो किसी दूसरे धर्म को अपमानित करने का भी काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ जो नए धर्म हमारे देश के अंदर जो झाड़ फूस घास फूस की तरीके से उग आए हैं, ये धर्म हमारे धर्म के ऊपर कीचड़ उछालने का, उसको छोटा दिखाने का काम कर रहे हैं। किस धर्म को? उस सनातन धर्म को, जिसकी जड़ें पूरे पृथ्वी में कहीं ना कहीं आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। उसके निशान, उसके चिन्ह आपको पूरे धरती पर कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। दुनिया के किसी भी देश में आप चले जाइए, पृथ्वी पर भूभाग पर था ही क्या सनातन धर्म के अलावा? सबसे पुराने धर्म को चैलेंज करते हैं लोग, तो नादानी है उनकी, ये समझना पड़ेगा उन्हें। जो 2021 वाला जो अभी मंदिर का मामला था, वहां पर अभी किसी ने बोर्ड लगा दिया है, वक्त बोर्ड वाला। मुझे अभी जानकारी हुई थी करीब 1 सप्ताह पहले कि जिस भूभाग को पुरातत्व विभाग ने अपने कब्जे में लिया था, उस पे उन्हीं लोगों ने, वहां के ही मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर से एक उद्दंडतापूर्वक काम किया। जब वो देख रहे हैं कि वर्तमान सरकार भी वक्फ बोर्ड जैसी अनर्गल चीज पर उसको समाप्त करने के लिए कानून बनाने जा रही है, तो वह वक्फ बोर्ड का वहां पर बोर्ड लगा। मैंने इसकी जानकारी प्रशासन में दे दी है और आशा है कि उस बोर्ड को वहां पर हटा करके फेंका जाएगा, और जो बोर्ड वहां पर लगाने लोग हैं, उनके नाम भी उस बोर्ड के अंदर लिखे हुए हैं, उन सभी पर दंडात्मक कार्रवाई भी होगी। मुस्लिम बोर्ड देते हैं आपको? देते होंगे, मुझे तो बताते नहीं। आना जाना नहीं है मुस्लिमों के यहाँ? उठना बैठना, बातचीत, कभी बुलाया नहीं उन्होंने। कभी उन्होंने बुलाया नहीं तो गए नहीं। ताजिया वगैरह निकलने देते हैं? अब वो तो देखिए, अब उनके धार्मिक आस्थाएं जहाँ जहाँ पर परमिशन उनको मिली थी या परंपरागत रूप से जो लोग कर रहे हैं, तो उसको तो भारत का संविधान ही उसको अनुमति दे रहा है, भारत का कानून उसको अनुमति दे रहा है, तो हम लोग तो रोक नहीं सकते। लेकिन हाँ, जहाँ पर सामने दूसरे संप्रदाय के लोग, दूसरे धर्म के लोगों को बुरा नहीं लगे और नई नींव कोई आप किसी कार्यक्रम की डालने जा रहे हैं, नई प्रथा कोई शुरू करने जा रहे हैं, अगर हमारे धर्म के लोगों को कोई आपत्ति नहीं है या किसी अन्य धर्म को कोई आपत्ति नहीं है, शासन प्रशासन उसकी अनुमति आपको दे देता है, तो आप निश्चित रूप से उसको करिए। लेकिन शासन प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है और आसपास के लोग उस कार्यक्रम से संतुष्ट नहीं है, तो आप उसको नहीं कर सकते हैं। किसी भी तरीके से गैर कानूनी है वो। आपका पॉलिटिकल गुरु कौन रहा है? आपको किसने मार्गदर्शन किया राजनीति में? राजनीति में मार्गदर्शन करने के पीछे उस समय जब मैं 2013 में आया था, तो 2012 में उस समय हमारे क्षेत्र से विधायक थे और हमारे विधानसभा बिल्हौर के ही निवासी थे रघुनंदन सिंह भदौरिया जी, हमारे क्षेत्रीय विधायक हुए थे। उस समय भाजपा की सरकार नहीं थी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। तो उनका भी मोटिवेशन रहा, उन्होंने भी बातों में एक बार से कहा कि तुम्हारा जो रोल है वो इस तरह का नहीं होना चाहिए, तुम्हें सामाजिक होना चाहिए। तुम्हारे पिता अगर कोई काम या कोई नाम तुम्हारे लिए छोड़ करके गए हैं, तो उसको आगे बढ़ाने का काम तुम्हारे द्वारा किया जाना चाहिए। अब तुम इस कूप मंडूकता से निकलो, कुएं के मेढक की जिंदगी से निकल करके अपना मार्ग प्रशस्त करो, और विधानसभा बिल्हौर तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्षेत्र है जिसमें आप अपनी चुनावी यात्रा को शुरू कर सकते हो। उन्होंने मतलब ये डायरेक्शन दे दिया। और लेकिन उसके बाद फिर हम ग्रामीण क्षेत्र में ना जाकर के शहर में सक्रिय रहे। तो उस दौरान हमारे पिताजी इस समय विधानसभा बिल्हौर से चुनाव लड़े थे। उस समय सांसद हुआ करते थे हमारे श्याम बिहारी मिश्रा जी, जिनको पूरा शहर चाचा श्याम बिहारी मिश्रा जी के नाम से जानता था। अभी कुछ समय पहले उनका देहांत हुआ है वृद्धावस्था में। हाँ, और उसके बाद अभी उनके नाम का ही एक गेट हमने शिवराजपुर क्षेत्र में अपने लगवाया है उनके श्रद्धांजलि स्वरूप, और उनका भी विशेष आशीर्वाद और मिला हमारे पिताजी को। साथ ही साथ पिताजी के न रहने के बाद आंदोलन भी किया, जेल भी गए और उनके ऊपर मुकदमे भी कई दर्ज किए गए थे। तो श्रद्धा सुमन स्वरूप हमने उनके नाम पर उनकी यादगार में एक गेट भी बनवाया है। और उनके पुत्र एक अपने थे, क्या उनका नाम था, विष्णु स्वरूप मिश्रा जी, और भाजपा में वो कानपुर ग्रामीण के जिले के महामंत्री थे। तब मेरी मुलाकात 2015 में उनसे जब हुई, तो उन्होंने मेरा आगे का मार्ग प्रशस्त किया, ग्रामीण क्षेत्र में कैसे काम करना है। तो उन्होंने उस समय मुझे सिफारिश करके, क्योंकि पदों में सिफारिश का बड़ा महत्व रहता है, रिकमेंडेशन चला गया, रिकमेंडेशन बैकअप मेंटेन था ही। तो उन्होंने रिकमेंड किया और युवा मोर्चा कानपुर ग्रामीण में जिले में उपाध्यक्ष के तौर पर उन्होंने हमारी एक पोस्टिंग कह सकते हैं उसको करवाने का काम किया। और उसके बाद सक्रियता बढ़ती गई और लंबी यात्रा के बाद परिणाम स्वरूप मतलब पुराने लिंक्स भी आपको अभी जो है बीच बीच में मिलते रहे। ये तो एक बहुत ही कह लो सामान्य विषय कह सकते हो या बड़ा विषय कह सकते हो कि वो लोग जो पिताजी की यात्रा में उनके साथ थे, उनसे जुड़े हुए लोगों ने हमारी मदद बहुत करी है। ठीक बात। आपके बिल्हौर की विधानसभा का जो समीकरण है वो क्या है? जनरल कितने हैं, ओबीसी कितने हैं?
अब देखिए, हमने आपको जनरल के रूप में करीब 1,20,000 हमारे नहीं, जनरल में हमारे 70,000 के आसपास हमारे मतदाता हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, श्रीवास्तव समाज भी है, जिसमें गुप्ता में जो अभी कुछ सामान्य वर्ग में लोग आते हैं तो वो भी हैं। और उसके अलावा करीब बैकवर्ड में अगर हम देखें तो 1,30,000 बैकवर्ड कम्युनिटी है, 1,20,000 के आसपास एससी कम्युनिटी है, जिसमें सारी एससी वर्ग के लोग आते हैं। मुस्लिम है ऐसे करीब 35-40 के हज़ार के आसपास, ऐसे करके कुल 4 लाख के आसपास की हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी हो जाती है। तो उसमें एससी कितने हैं? 1,20,000 एससी कम्युनिटी, 1,20,000 के आसपास। आपके जो जात के लोग हैं काफ़ी सारे हैं, बाहुल हैं एक तरीके से। हाँ, उसका एक बैकअप मिलता है। बिल्कुल मिलता है। और तो इसीलिए ये एससी सीट है कि इतने बड़े संख्या में एससी समाज के लोग वहाँ निवास करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि कई लोग ये बात कहते हैं कि लाहौर जनरल सीट हो जाएगी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनरल सीट हो जाए चाहे एससी सीट हो जाए। किए गए कार्यों के माध्यम से जिस सरकार में सबसे ज़्यादा काम जनता के लिए हुए हैं, वो जनता जो अभावों में जीती रही, वो जनता जो 2014 तक शौचालय के लिए तरसती रही, वो जनता जो 2014 के पहले बिना पक्षपात पूर्ण तरीके से आवासीय सुविधा के लिए तरसती रही, वो जनता जो 2014 के पहले जल जीवन मिशन से आच्छादित नहीं थी, वो जनता जो तहसील के भ्रष्टाचार से पीड़ित थी, वो जनता जो पुलिस थानों से पीड़ित प्रताड़ित थी, जो पुलिस थाने माफियाओं के चंगुल में रहा करते थे, किसी पॉलिटिकल लीडर के हिसाब से या उसके गुर्गों के हिसाब से वो थाने चला करते थे, पुलिस मनमानी करती थी। तो वो उस तरह की चीज़ों से अब निकल करके सामने ये सरकार आई है। फेयर हो गया है। फेयर करने का जो प्रयास है वो लगातार है। अगर जनता बार बार चुनती रहेगी तो एक लंबे समय के बाद जो भ्रष्टाचार है और जो एक तरीके का एक कह सकते हो ना कि अब हमारे शहर के अंदर एक एजेंडा चला रहे हैं कमिश्नर अखिल जी, तो उनका कहना है कि माफिया किसी भी रूप में हो सकता है। वो माफिया वकील के रूप में भी हो सकता है, वो माफिया पत्रकार के भी रूप में हो सकता है, वो माफिया पुलिस के रूप में भी हो सकता है। ठीक, सिर्फ माफिया सफेद पोश ही नहीं हो सकता है। पहले माफिया की एक परिभाषा थी सफेद पोश, नेता हो सकता है। जिसने सफेद कुर्ता पहन रखा है वो माफिया की स्थिति में आ जाता था। इस चीज से हट करके नए 3 माफियाओं पर भी उनकी नकेल कसनी शुरू कर दी है उन्होंने। और सरकार के हमारे मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के सामने ये उन्होंने प्रोजेक्ट रखा था अपना। हम लोग स्वयं इस बैठक में थे, हमारे सभी विधायक थे, उन्होंने अपना एजेंडा क्लियर किया कि हर तरह के माफियाओं पर हम कार्रवाई करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर इसी तरह से सरकार चलती रही, आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि जब किसी अपराधी पर कार्रवाई करनी होती है, मैंने इस दौरान कहीं देखा कि अपराधी पे तो कार्रवाई हुई है और किस किस तरह से हुई है ये मुझे बताने की आवश्यकता, न्यूज़ चैनल सब दिखाते हैं। और आप ये समझ लीजिए कि अभी मैंने कई बार कई पुलिस के अधिकारियों उसको लाइव ठोकाई कहेंगे, वो कार्रवाई मैंने इस कार्रवाई को आगे भी देखे ना, जैसे पुलिस के भी अधिकारी कई बार हमारे नेताओं से या विधायकों से, सांसदों से मदद मांगते दिखते हैं कि हम पर कार्रवाई हो रही है। आप बात समझिए कि पुलिस भी अब अगर कहीं भ्रष्टाचार का साथ दे रही है, गलत का साथ दे रही है, तो उस पर भी कार्रवाई सुनिश्चित हो रही है। कार्रवाई सुनिश्चित होती है तभी तो हम लोगों के पास आते हैं कि समझ गया आपकी बात। जैसे मान लीजिए भाजपा जो लोगों का एक मानना है, या आप उसको मिथ भी कह सकते हो, लोगों को लगता है कि ठाकुरों और ब्राह्मणों की पार्टी है। तो आप तो एससी समुदाय से आते हो, तो आपको कैसा लग रहा है कि मतलब वहाँ पे बराबर रिस्पेक्ट मिलती है या उसमें कुछ बाइफरगेशन है, क्या है? देखिए, जब भारत का संविधान बन रहा था तो संविधान जब उसके पहले जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब उस मसौदा समिति जिसको हम उसको ड्राफ्टिंग कमेटी इंग्लिश में बोलते हैं, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो वो अध्यक्ष थे, तो उस कमेटी में और भी लोग थे, लेकिन किसी ने अपनी सहभागिता नहीं दर्ज की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन करते हुए 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगाया और एक भारत का संविधान और देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बना करके दिया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की एक और भी बात है, वो बहुत कम लोग जानते हैं कि वो सीधे आज़ादी के पक्ष में नहीं थे, वो अंग्रेजों से सीधे आज़ादी के पक्ष में नहीं थे। वो चाहते थे कि आज़ादी मिले और तब मिले जब एससी वर्ग को और महिलाओं को, समाज के शोषित, वंचित और पीड़ित लोगों को उनके अधिकार की बात करने वाले लोग मिल जाएं, उनके अधिकार की बात कहीं हद तक पूरी हो जाए। तो इस देश को स्वतंत्रता के पक्ष में वो थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि अगर इनके अधिकारों के बिना भारत को स्वतंत्रता मिल गई तो लंबे समय तक हम इनको अधिकार नहीं दिला पाएंगे। इसका उदाहरण है अमेरिका में जो
ब्लैक एंड वाइट की जो लड़ाई चलती थी, रंग भेद की नीति जो चलती, लंबे समय तक ये चलती रही, क्योंकि अमेरिका ने अपनी आज़ादी के मिलने से पहले उसको समाप्त नहीं किया था और लंबे समय तक उसको समाप्त नहीं कर पाए थे। बहुत लंबे समय तक आज़ादी के बाद, और अमेरिका के संविधान 20 साल बाद उसको मिला। अमेरिका के संविधान लागू होने के बाद भी वहाँ पर रंग भेद चलता रहा, और अपने देश के अंदर भी चंद सांसें ले रहा है ये कुछ जातिवाद। और इसकी देन है भारत के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं, उसके जो नेता हैं, वो लगातार जनगणना की बात करते हैं, और वो कहते हैं कि जनगणना करेंगे, तो दूसरे दल क्या कहते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं। वही जाति जनगणना जिसको समाप्त करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर लड़ा करते थे, वही जाति जनगणना आप शुरू करना चाहते हैं। अम्बेडकर साहब की चिंता तो सपा कर रही है, उनका वो दिखावा है। आपको पता होना चाहिए कि जब बहन जी की सरकार थी तो उन्होंने पास के ही है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में अपने आसपास के पड़ोस के 2 जिलों का नाम उठाते हैं। कन्नौज में एक बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का मेडिकल कॉलेज हुआ करता था बहन जी की सरकार में। 2012 में सरकार बनते ही उसका बोर्ड इनके कार्यकर्ताओं ने, इनके गुंडों ने, इनके माफियाओं ने उखाड़ करके उसको फेंक दिया, क्योंकि उनको बाबा साहब का नाम पसंद नहीं था, तो उन्होंने उसका नाम तिरवा मेडिकल कॉलेज लिख दिया। वो तिरवा मेडिकल कॉलेज भाजपा की उत्तर प्रदेश की सरकार में हम लोगों ने देखा है, लिखा हुआ है। अभी हमारे कन्नौज के इस विषय को उठा करके हमारे मुख्यमंत्री जी ने पुनः उसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज के नाम से फिर से वो जाना जाए, इसकी चिंता की है, और वहाँ शायद बोर्ड भी लग चुका होगा अब तक। हमारे पड़ोस का जिला कानपुर देहात, बाबा साहब की पत्नी रमाबाई के नाम पर उसका नाम रमाबाई अंबेडकर नगर रखा गया था, या रमाबाई नगर रखा गया था। और जैसे ही 2012 में सरकार बनी, जिले का नाम फिर से अस्तित्व विहीन कर दिया, उसको कानपुर देहात बना दिया। आज भी उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग कानपुर देहात और कानपुर नगर में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। कानपुर देहात को उसका खुद का कोई वजूद नहीं बचा है, उसको कानपुर में ही काउंट किया जाता है। कानपुर देहात एक अलग जिला है, उसका अलग वजूद है, उसकी अलग नीतियां हैं, उसकी अलग विधानसभा की सीटें हैं, उसका नेतृत्व अलग है, उसका प्रशासन अलग है, उसका शासन अलग है, सारी चीजें अलग हैं। उसके बाद भी उस जिले को उसकी पहचान नहीं मिल पा रही। ठीक, बस 27 में फिर चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, पार्टी चाहेगी चुनाव लड़ेंगे, मूड में मैं तो पार्टी के ही इशारे पर काम करता हूँ। पार्टी मुझसे कहेगी चुनाव लड़ना है तो लड़ूंगा, नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ूंगा। अब विधानसभा के बाद लोकसभा में तो नहीं प्लानिंग है? नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, विधानसभा ही लड़ेंगे। आप जब तक हमारे नेता योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में हैं, तब तक हम उत्तर प्रदेश में ही उनके नीचे काम। योगी जी खूब सहयोग करते हैं, हमने आपका देखा हुआ है, जो है जब अभी एक रैली में आए हुए थे, उन्होंने आपके पिताजी का भी जिक्र किया था और आपका भी जिक्र कर रहे थे। मुझे लगता है कि भाई भूलना नहीं, इनके पिताजी का जो योगदान है वो याद रखना। मुझे लगता है कि मैंने ईमानदारी से काम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है, और इन 3 सालों में कोई आरोप प्रत्यारोप गंभीर रूप से कोई मुझ पर नहीं लगा सकता। और मुझे लगता है कि अगर मुख्यमंत्री जी इन सब चीज़ों को वॉच करते होंगे तो उनके मन में एक अच्छी छवि होगी निश्चित रूप से। समाजवादी पार्टी आपको कैसी लगती है? पार्टी कोई भी हो, उसकी विचारधारा अच्छी होती है। एक अच्छे मन से उस पार्टी को खड़ा करने वाले जो उसके मुखिया है या उसके संस्थापक सदस्य होते हैं, जब किसी पार्टी को खड़ा करते हैं तो उसकी अपनी एक नीतियां होती हैं, उसका अपना एक एजेंडा होता है कि हम किन विषयों पर समाज में काम करेंगे। लेकिन होता क्या है कि जब वो पार्टियां ताकत में आती हैं, अभी हाल ही में एक पार्टी से लगातार मुख्यमंत्री बन रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उनका एजेंडा क्या था? जब 2012 में अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे, तब वो इस देश के लोगों को न्याय दिलाने के जन लोकपाल की बात किया करते थे, जन लोकपाल बिल लाएंगे। आज जब मुख्यमंत्री बन गए तो जन लोकपाल की तो कोई बात ही नहीं करते, ऊपर से एक के बाद एक आरोपों से घिरते जा रहे हैं। और शराब को के वाले मामले में फ्री एजुकेशन ये सब तो दे ही रहे हैं। देखिए, फ्री का लॉलीपॉप, ये देखिए, मैं इलेक्ट्रिसिटी भी दे रहे हैं। मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। कई बार जनता की वजह से, जनता की अपेक्षाओं की वजह से इन योजनाओं को लागू किया जाता है। हमारी सरकार भी 5 लाख का मुफ्त इलाज दे रही है आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन दे रही है, सरकारी आवास उपलब्ध करा रही है, शौचालय के लिए भी सरकारी पैसा उपलब्ध करा रही है। ये तो एक मामूली चीजें होगी, बहुत सी योजनाएं सरकार चला रही है। समझ गए, सरकार की योजनाएं बहुत सारे, उसके दोनों पहलू हैं। दोनों पहलू हैं। बट अभी हम ये जानना चाहेंगे, अगर हम सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात करें तो आपको कैसी लगती है? मतलब अखिलेश यादव कैसे लगता है आपको? मुझे लगता है कि इनका अगर काम करने का तरीका हमारी तरह हो जाए, अगर वो हमारी तरह सोचने लगे। गए हैं आप तो कुंभ नहाने? नहीं, नहाने गए हैं, ये तो अच्छी मन से गए हैं कि नहीं गए ये विषय है। अंदर ही अंदर उनकी आत्मा भी काँप रही होगी कि इस बार ऐसा तो नहीं कि वो
20% वोट जो मुस्लिमों का होता था वो हमसे खिसक करके किसी दूसरी पार्टी को चला जाए, वो ऐसा डर लगता है। भाजपा में तो नहीं जाएगा। भाजपा में नहीं जाएगा तो उनको ये डर है ना कि भाजपा में तो तभी जा सकता ना जब वो अपने आप को ये महसूस करें कि हम हिंदू हैं। सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही बात है, भाजपा में तभी जा सकता है। आप देख सकें कुंदरकी वाला जो आपने देखा, कुंदरकी वाला चुनाव में ज़्यादातर वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम थी, लेकिन उस मुस्लिम पॉपुलेशन को अपनी जड़ें याद है कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारे पूर्वज कौन है, उन्होंने भाजपा के कैंडिडेट को चुना है। ठीक बात। चुनाव से याद है, शीशा मऊ क्यों हार गए? शीशा मऊ चुनाव हारने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। कैंडिडेट का सिलेक्शन सही नहीं था, ऐसा नहीं कह सकते हैं। भाजपा अपने आप में खुद एक बहुत बड़ा फेस होती है, कमल का फूल अपने आप में एक ब्रांड है आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। विषय है कि इस देश में समय समय पर कई कई विधानसभाओं की डेमोग्राफी बदल जाती है। कभी कहीं पर एक साथ हिंदू पॉपुलेशन होती है तो वहीं पर धीमे धीमे करके जब मुस्लिम पॉपुलेशन आने लगती है, रहने लगती है, तो हमारे ही लोग वहाँ पर अपने को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं, मूव कर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई ये मांसाहार का सबसे ज़्यादा सेवन करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी, और वो जिस तरह से मांसाहार का सेवन करते हैं वो कहीं हमारी कम्युनिटी को कहीं भी सुटेबल नहीं लगता है, तो धीमे धीमे उन सब चीज़ों से दूर जाने लगते हैं। जब दूर जाने लगते हैं तो डेमोग्राफी बदल जाती है। जहाँ कहीं मुस्लिम हिंदू पॉपुलेशन हुआ करती थी वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन इकट्ठा हो जाती है, और मुस्लिम पॉपुलेशन जब बल्क में हो जाती है तो उनका वोट बैंक भी जो होता है वो बल्क में जाता है। हमारे हिंदू वोटों में एक प्रवृत्ति होती है कि हम अपने हिसाब से अपने नेता को चुनेंगे, अच्छा नेता चुनेंगे, हम जिसको पसंद करते हैं उसको चुनेंगे, जो डेवलपमेंट दे सकता है उसको चुनेंगे, जो शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे उसको चुनेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पॉपुलेशन आज भी सिर्फ वोट इस आधार पे देती है कि भारतीय जनता पार्टी को कौन सा दल हरा रहा है, हम उसके साथ जाएंगे। उनका खुद का कोई एजेंडा नहीं। आज भी मुस्लिम इन सब चीज़ों से कतई ताल्लुक नहीं रखता है कि शिक्षा क्या है, रोजगार क्या है और सुरक्षा क्या है। वो तो देखता है कि भाजपा को कौन हरा रहा है, हम उसके साथ खड़े हो। ठीक बात। अब कुछ पर्सनल क्वेश्चंस करेंगे। आपके पसंदीदा नेता कौन है? हमारे पसंदीदा नेता योगी आदित्यनाथ जी। योगी जी। और बॉलीवुड एक्ट्रेस कौन सी अच्छी लगती है? मूवी देखते हैं? हाँ, मूवी देखते हैं, बहुत लंबे समय से नहीं भी देखी है, तो नई एक्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा मुझे कोई पता नहीं। अपने समय की बताइए, सोचना पड़ रहा है, डर रहे हैं क्या? नहीं, लंबे समय से कुछ ऐसा कभी फोकस किया नहीं हम लोगों ने, बल्कि गायिका के तौर पे तो लता मंगेशकर का तो कोई कुछ कहना ही नहीं। अभी कुछ मैं अक्सर उनके गाने जो है सुनते रहते हैं। 26 जनवरी मूवी कोई मूवी ऐसी याद है जो आपको बार बार जो देखी हो, बार बार ज़्यादा प्रेरित करती हो? प्रेरित करती है हमारे एक उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म आई थी, तो उसका जब वर्णन उसमें जिस तरह से डिटेल किया गया है तो लगता है कि भारतीय सेना का शायद बदला हुआ स्वरूप यही है। अगर ऐसा स्वरूप है तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ठीक बात। अखिलेश यादव, मायावती जी और चंद्रशेखर रावण, है ना, में सबसे मजबूत नेता कौन मानते हैं आप? मैं मानता हूं कि इसमें मायावती जी सबसे मजबूत नेता हैं, और आज भी जिस समाज को उनसे आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, वो समाज आज भी आंख बंद करके उनकी तरफ वोट देता है। वो समाज आज भी, वो तो ठंडे बस्ते में, हाँ वो ठंडे बस्ते में है, लेकिन उनका जो लोग उनके सपोर्टिव थे, जो उनको अपना कैडर का मानते थे या जिनको वो अपना कैडर मानती थी, वो आज भी उन्हीं के साथ जाते हैं। हालांकि अब उनको अपनी दिशा बदलनी चाहिए, उन्हें किसी ना एक नेतृत्व को साधना चाहिए, और वो नेतृत्व जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सम्मान के विषय में सोचता है। हमारे देश के मुखिया प्रधानमंत्री जी ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने बाबा साहब से जुड़े हुए जो स्थान थे, जिस शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, जन्मभूमि, जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई, जहाँ पर उनका स्मारक बना है, सारी चीज़ें, इन पंच तीर्थों को उन्होंने विकसित करने का काम किया है, बाबा साहब का सम्मान दिलाने का काम किया है। भीमराव अम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर जो नई दिल्ली के बेशकीमती ज़मीन पर बना हुआ है, जहाँ पर कभी आपने देखा होगा, नई दिल्ली में कभी गए होंगे, ली मेरिडियन होटल एक बहुत ही बेशकीमती ज़मीन पर बना। उस ज़मीन पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर बना हुआ है, और अभी बना है 2019-20 के आसपास, 18 में। तो हमें लगता है कि जिस तरह से नीचे के सभी वर्गों को लेकर के चलने का काम भाजपा कर रही है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर वो पुराने तरीकों से ना चल करके एक कोई ऐसा दल ना चुने जो उनका ही पतन और उनका ही हित कर रहा हो। भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा दल है, सभी दलों का सम्मान सभी समाजों का, सभी जातियों का सम्मान करता है, और यहाँ के नेतृत्व में भी इतनी क्षमता है कि सभी लोगों को समाहित कर सकता है, सबको संतुष्ट करने की क्षमता है। तो मुझे लगता है कि उन सभी लोगों को बहन जी अगर नेतृत्व नहीं करती तो उन्हें हमारे साथ आना चाहिए। बुला रहे हैं आप? भाजपा के अंदर दो भाजपा, ये बात सच है?
नहीं, भाजपा के अंदर भाजपा दो नहीं हो सकती है, एक ही भाजपा है। एक ही भाजपा है और ये रहेगी। नेता हमारे कई होते हैं, एक घर के अंदर 4 भाइयों की विचारधारा एक जैसी नहीं हो सकती। ये तो पार्टी है, अलग अलग प्रदेश से अलग अलग शहरों के लोग यहाँ पर राजनीति करते हैं। जब राष्ट्रीय दल बनता है तो राष्ट्रीयता के आधार पर अलग अलग प्रदेशों से उठाकर राष्ट्रीय कमेटी बनाई जाती है। प्रदेश की कमेटी बनती है तो अलग अलग शहरों से उठा करके उस प्रदेश की कमेटी को बनाया जाता है। जब क्षेत्र की रीजन की कमेटी बनाई जाती है तो अलग अलग जिलों से उठा करके रीजन की कमेटी बनाई जाती है। तो उसी तरह से जब अलग अलग जगहों से लोग एक ही पार्टी के अंदर पदाधिकारी बनते हैं तो विचारधारा तो सेम रहती है। उन सोचने का तरीका अलग हो सकता है, काम करने का तरीका अलग हो सकता है, बोलने चालने का तरीका अलग हो सकता है और थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो भाजपा दो नहीं है, भाजपा एक ही है। इसी कारण से हम देश के सत्ता पर काबिज हैं और प्रदेशों में हमारी सरकार है सबसे ज्यादा। इसी वार्ता के साथ इस पॉडकास्ट को देंगे हम विराम। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और अगला पॉडकास्ट हम 26 में आपके साथ क्षेत्र में ही करेंगे। ठीक, तब देखते हैं कि आपके बिल्हौर विधानसभा की जो अभी काम करने का आपको और समय मिल जाएगा, तो देखते हैं क्या बदलाव मिलता है। बिल्कुल। नमस्कार।